मुगल वास्तुकला एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मुद्दा है जो समझ में नहीं आता है कि इसमें हम पढ़ें क्या। इसमें क्या हम इमारतों के नाम याद करेंगे या किसने क्या बनवाया उसको देखेंगे, वो किस जगह पर स्थित है हम ये देखेंगे। मेंस ऐसे नहीं पूछता है। मेंस आपसे ये पूछेगा कि जो मुगल स्थापत्य का विकास है वो किन चरणों में हुआ, और उन चरणों में उनमें किस तरह का रॉ मटेरियल या कच्चे माल का इस्तेमाल हुआ है। मुख्य परीक्षा पे इस चीज़ों पे हम लोग पैमाना कसते हैं कि वो उसका विकास कैसे हो रहा है, और उसमें चरणबद्ध तरीके से, और में किन कच्चा मालों का विकास हुआ, इस्तेमाल हुआ, और वो कच्चे माल में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी हुआ है मुगल स्थापत्य में। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखिए बहुत महत्वपूर्ण मसला है। अगर आप महत्वपूर्ण मसले की बात करोगे तो आपको ये पता है, ये लिखा हुआ है मुगल साम्राज्य। पहले आपको एक संक्षिप्त में बातें बता रहा हूँ। मुगल साम्राज्य, मुगल क्या है? एक डायनेस्टी का नाम है, वंश का नाम है। और साम्राज्य का मतलब होता है, शब्द को तोड़ दीजिए, दो अक्षर मिलेंगे। पहला होता है सम, दूसरा है राज्य। एक ऐसा राज्य जिसने क्या किया है, जिसने आसपास के तमाम छोटे मोटे राज्यों को अपने में मिला लिया हो, तो सबको अपने में सम्मिलित करने वाला राज्य अर्थात साम्राज्य। और क्योंकि ये साम्राज्य बनाने वाले कौन थे? मुगल थे, इसीलिए मुगल साम्राज्य कहते हैं। ये मुगल साम्राज्य सामान्यतः आप देखोगे 1526 में स्थापित होता है और 1707 में जाके खत्म हो जाता है। पर आप बोलोगे सर मुगल तो 1858 तक रहे थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट वो मुगल वंश था। जब औरंगजेब की मौत होती है तो औरंगजेब के मरने के साथ ही जो साम्राज्य है वो साम्राज्य बढ़ेगा थोड़ी ना। औरंगजेब के मरने के बाद साम्राज्य की सीमा लगातार घटेंगी। तो कहा जाता है कि जो साम्राज्य बना वो 1526 से लेकर 1707 के बीच में बना। इसके बाद जो मुगल रहे वो केवल मुगल वंश ही रहा। तो जो साम्राज्य है वो 1707 तक रहा, उसके आगे केवल मुगल वंश जिंदा रहे, उस खानदान के लोग जिंदा रहे। और इसी क्रम में आप देखोगे कि आपको पता है ना कि जो पहला मुगल बादशाह है वो बाबर है। फिर उसके बाद में हुमायूं आ जाता है, सहमत हो? हुमायूं के बाद में आप देखोगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आ जाता है। उसके बाद में जहांगीर आ जाता है। और जहांगीर के बाद में आप देखोगे शाहजहां आ जाएगा। और शाहजहां के बाद में आप देखोगे एक मुगल बादशाह और आपको मिलेगा, उसका नाम है औरंगजेब। सहमत हो? तो आप ये देखो सारे के सारे मुगल बादशाह हैं, बाबर हैं, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब। मन में सवाल आता है सर इसको याद कैसे रखें? आसान तरीका मैं बताता हूँ। आपने देखो लिखा है ना भैंसा, तो भैंसा भैंसा करता है, ये भैंसा क्या है? तो भैंसा क्या है? एक आसान तरीका है जिसको आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो बी फॉर स्टैंड फॉर बाबर होता है, बाबर के बाद में एच स्टैंड फॉर हुमायूं होता है, ए स्टैंड फॉर अकबर है। करना क्या है कि आई को आपको जे के साथ रिप्लेस करना है, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में आई के बाद जे आता है और जे स्टैंड फॉर जहांगीर है, फिर एस स्टैंड फॉर शाहजहां है, ए स्टैंड फॉर औरंगजेब है। ये सामान्य सा परिचय मैंने दिया, क्योंकि सामान्य सा परिचय नहीं दूंगा तो आप असामान्य स्तर पे जा नहीं पाओगे। असामान्य स्तर पे जाने के लिए आपको सामान्य स्तर पे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। अब स्थापत्य की बात करें, तो अगर स्थापत्य की बात करें, स्थापत्य का मतलब आप समझ रहे हो, स्थापत्य का मतलब है इमारतों का निर्माण। अगर आप देखोगे कि बाबर जब सत्ता में आ रहा है तो उसके पास में कोई राजनीतिक स्थायित्व नहीं है, लंबे समय तक शासन भी नहीं किया। अगर लंबे समय तक शासन नहीं किया, कोई राजनीतिक स्थायित्व नहीं है, तो क्या बाबर स्थापत्य के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करता हुआ नजर आएगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। यही स्थिति हुमायूं के साथ रही। हुमायूं जब सत्ता में आता है तो उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और राजनीतिक उथल पुथल का शिकार भी रहा। कैसे सत्ता में आता है, फिर सत्ता से बेदखल हो जाता है कई सालों के लिए, फिर एक मौका आता है, लेकिन उसके दिल्ली के पुराने किले में जो शेर मंडल नामक लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो जाती है। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो है बाबर और हुमायूं स्थापत्य के क्षेत्र में वैसा कोई महत्वपूर्ण अपना रोल नहीं प्ले कर पाए। आप बोलोगे सर ये कौन सी बात होती है, इमारतें तो बनवाई हैं, नो डाउट इमारतें बनवाई हैं, लेकिन उन इमारतों के पीछे कोई आप एक कोई स्ट्रक्चरल एक कह सकते हो कि माइंडसेट नहीं देखोगे कि सोच समझ के व्यवस्थित तौर पे बनाया गया। इसीलिए उस स्थापत्य का जो पहला चरण हम लोग देखते हैं वो अकबर के दौर में देखते हैं। अकबर के दौर में
स्थापत्य का सही से शुरुआत होगी, और जो स्थापत्य अकबर के दौर में सही से शुरू होगा वो अपने चरम पे जाएगा शाहजहां के काल में। स्थापत्य, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि बाबर हुमायूं के समय इमारतों का निर्माण नहीं हुआ, परंतु कोई स्ट्रक्चरल सोच हो कि हम ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे, इसके पीछे ये उद्देश्य है, ऐसा कोई निर्माण नहीं हुआ। लेकिन जब आप अकबर के स्तर पे आओगे तो अकबर ने सोच समझ के इमारतों का निर्माण किया है, जिसकी शैलियों में न केवल इस्लामिक शैली होगी, बाकी अन्य शैलियां भी होंगी। लेकिन चूंकि आज का मुद्दा क्या है, आज का मुद्दा ये है कि उसमें जो कच्चे माल का इस्तेमाल हो वो कच्चा माल क्या था जिससे ये मटेरियल ये बना है, इमारतों का निर्माण हुआ है। अब अकबर के समय में जाके देखोगे तो अकबर के समय में सामान्यतः, एक आसान भाषा में बता रहा हूं, सामान्यतः आपको जो निर्माण मिलेगा वो रेड सैंडस्टोन से मिलेगा। क्या मिलेगा? रेड सैंडस्टोन। और रेड सैंडस्टोन के साथ आपको क्या मिलेगा? व्हाइट मार्बल। अरे सर, ये तो मैंने सुना हुआ है कि जो मुगल काल की इमारतें हैं वो लाल बलुआ पत्थर से और व्हाइट मार्बल से बनी हुई हैं। अच्छा, इसका रेशियो भी तो चेंज हो रहा है बाबू। अगर तुम्हारा जो रेड सैंडस्टोन है, लाल बलुआ पत्थर हिंदी बोलते हैं, लाल बलुआ पत्थर, ये जो लाल बलुआ पत्थर है, ये लाल बलुआ पत्थर है, और ये जो संगमरमर के पत्थर हैं, इसका रेशियो बदल रहा है। आप अकबर के शासनकाल में जाओगे तो अकबर के शासनकाल में ज्यादातर आपको इमारतें क्या मिलेंगी? ज्यादातर इमारतें जो हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई मिलेंगी। मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप देखोगे अकबर के शासनकाल में, तो अकबर के शासनकाल में जो इमारतें बनी हैं वो किससे बनी हैं? लाल बलुआ पत्थर से। सी, ये फतेहपुर सीकरी का है। ये फतेहपुर सीकरी में देख रहे हो, ये अनूप तालाब है, और ये क्या है? पंचमहल है। आप पंचमहल और अनूप तालाब में जाके देखिएगा तो जितना भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? ये पूरा का पूरा रेड सैंडस्टोन है। आप देखोगे अकबर के समय में बहुत सारे किले बने हैं, और सामान्यतः उनका नाम आपने देखा होगा, लाल किला। कहते नहीं, आगरा का लाल किला। उसके बाद में इलाहाबाद भी बना है, वो भी आपके लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। या लाहौर के अंदर जो लाल किला है, मतलब आप उसको भी लाल किला, मतलब लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। दिल्ली का लाल किला वो आगे जाके बनेगा। वो सब क्योंकि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए उसका नाम क्या है? उस पत्थर के नाम पे उसका नाम पड़ा। तो आप देखोगे कि अकबर काल की जो संरचना है उनमें से अधिकांश संरचनाएं जो हैं, अधिकांश बिल्डिंग जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी है। पर क्या इसका ये मतलब है कि उसमें व्हाइट मार्बल या सफेद संगमरमर का प्रयोग ही नहीं हुआ? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। हुआ, पर सीमित। अकबर के काल में व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है दोस्तों, बट बहुत लिमिटेड हुआ है। सर, लिमिटेड कैसे हुआ है? किस रूप में हुआ है? तो उसका सामान्य सा उत्तर है कि जो व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है वो डेकोरेशन पर्पस में हुआ है। डेकोरेशन समझते हो? डेकोरेशन का मतलब है कि साज सज्जा में, सजाने में यूज किया है। अगर 60% आपका लाल बलुआ पत्थर है तो 40 या 70 अगर लाल बलुआ पत्थर है तो कहीं कहीं 30% तक भी जगह दी है। लेकिन लाल बलुआ पत्थर को ज्यादा महत्व दिया है और सफेद संगमरमर को कम, क्योंकि आर्थिक रूप से देखोगे तो लाल बलुआ पत्थर सस्ता है और सफेद संगमरमर बहुत महंगा है। बात समझ में आ रहा है? तो आप देखोगे कि अगर आप एक और स्ट्रक्चर देखोगे अकबर के समय में बना है, वो है उसके पिता हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे में जाके देखिएगा, एक बड़ा इलाका, बड़ा हिस्सा जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है, परंतु उसका जो गुंबद है और उसमें से जो डेकोरेटिव वाला पोर्शन है उसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। या सलीम चिश्ती का मकबरा देखिएगा, उसमें बहुत बड़े स्तर पे सफेद संगमरमर का पत्थर बनाया, सफेद संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल किया, लेकिन वो आकृति छोटी है, खर्चा कम था। लेकिन समय बीतेगा और हम अकबर के बाद चले जाएंगे शाहजहां के काल में। जहांगीर के समय इमारतें बनी हैं जिसमें व्हाइट मार्बल का यूज बढ़ेगा। जैसे जहांगीर की बात करोगे तो जहांगीर के समय में उसकी जो पत्नी थी नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनवाया था, उसको बोलते हैं इत्मत दौला का मकबरा, जो कि आपको आगरा में मिलेगा। देखिए, उसमें लाल बलुआ पत्थर की जगह पे बड़ी मात्रा में किसका इस्तेमाल हुआ? सफेद संगमरमर पत्थर का। और नक्काशी करने के लिए उसमें पितरादूरा का इस्तेमाल किया। कभी चर्चा करेंगे पितरादूरा क्या होता है। और इसी का सबसे बेहतर रूप आपको मिलेगा शाहजहां के काल में, जहां पे आपको लाल बलुआ पत्थर लगभग गायब हो जाएगा
और उसकी इमारत जो बनेगी ताजमहल की, आप देख लीजिए कि पूरी की पूरी इमारत जो है वो सफेद संगमरमर पत्थर से बनी है। तो धीमे धीमे विकास हो रहा है, धीमे धीमे पत्थरों का चेंज हो रहा है, क्योंकि मुगल सत्ता अकबर के समय में मजबूत तो हुई, लेकिन अकबर पैसा संभाल के खर्च कर रहा है। शाहजहां को जो पैसा मिला, सिंहासन मिला, वो पुश्तैनी मिला। अब चूंकि बाप का पैसा पुश्तैनी मिला है तो खर्च करने में तकलीफ नहीं होती है, लेकिन बाप ने चूंकि पैसा मेहनत से कमाया होता है तो रुपया खर्च करने में 1000 बार सोचना पड़ता है। शाहजहां को पुश्तैनी पैसा मिला था और उसको स्थापत्य मजा भी आता था, तो उसने बहुत उस पैसे को खर्च किया और इस शानदार स्थापत्य को बनवाया। इसका नाम है ताजमहल, जो आगरा में है। देखिए धीमे धीमे पत्थरों का आकार बदल गया कि पहले अकबर के समय लाल बलुआ पत्थर का ज़्यादातर इस्तेमाल, कहीं कहीं आपको जो है सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल देखिएगा। जहांगीर के समय सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग थोड़ा बड़े स्तर पर नजर आएगा, और शाहजहां के काल तक आते आते जो सफ़ेद संगमरमर का पत्थर है उसी से पूरी की पूरी संरचना को बना दिया गया। बेहद सुंदर। ताजमहल सुंदर क्यों है? ताजमहल सुंदर क्यों है? क्यों कहते हैं कि स्थापत्य का या मुगल काल के स्थापत्य का सबसे सुंदर अगर कोई स्थापत्य है वो ताजमहल है? क्यों कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा कि आखिरकार मुगल स्थापत्य का सबसे सुंदर फेस शाहजहां के काल का ताजमहल क्यों माना जाता है? क्या महत्व है ताजमहल का स्थापत्य की दुनिया में? मैं इसके जो कंट्रोवर्सी वाले पार्ट है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप इस पे संयमित होकर आंसर लिखिएगा कि क्यों कहते हैं स्थापत्य के क्षेत्र में मुगल काल में कि सबसे सुंदर उदाहरण है। किन मायनों में उदाहरण है ये, सुंदर है ये, लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं जो बातें पढ़ा रहा हूँ आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप महत्वपूर्ण बातों को, इन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आपको मेंस में लिखने में आपको समझ में आएगा कि इमारतों का जिक्र करना है, लेकिन अपनी बात को समझाने के लिए हमारा मुख्य मैटर क्या है कि फेज वाइज कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे रॉ मटेरियल में चेंजेस हो रहे हैं, और उस बात को जस्टिफाई करने में केवल हम इमारतों का जिक्र कर रहे हैं कि इस समय में जो इमारतें बन रही हैं इसमें आप परिवर्तन को देख सकते हो। मैंने अपने इस लेक्चर के अंदर इमारत को मुख्य जगह नहीं दी। मैंने कहा कि मैं रॉ मटेरियल पे बोलूंगा तो मैं रॉ मटेरियल पे बोल रहा हूँ। उस रॉ मटेरियल से बनी हुई इमारतों को दिखाना था, बस दिखा दिया कि देखिए ये चीज है, बट पूरा लेक्चर उसी पे बेस्ड है। आप मेंस आंसर राइटिंग जब कीजिएगा तो मेंस आंसर राइटिंग में जो प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न के अनुरूप लिखिए, उसको पकड़ के रहिए। हाँ, अगर उस बात को साबित करने के लिए किसी उदाहरण को प्रस्तुत करना पड़े तो करिए, लेकिन उदाहरण को सिर्फ प्रस्तुत कीजिए, उदाहरण में खो मत जाइए। मेंस आंसर राइटिंग का ये महत्वपूर्ण पहलू होता है। इस समय उत्कर्ष की अगर बात करेंगे तो उत्कर्ष पे इस समय ऑफर चल रहा है। 9 मार्च से लेकर 22 मार्च तक के एक बहुत अच्छा ऑफर है, जहां पे आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही यूपीपीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर साथ ही 100% तक आपको कैशबैक मिल सकता है। और जो यूपीपीसीएस के उत्कर्ष के स्टूडेंट हैं उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है होली। बात समझ में आ रही है? ये ऑफर हमारा जो ऑफर है ये 9 तारीख से लेकर 22 मार्च तक है। आप गूगल पे और एप्पल स्टोर पे जा सकते हैं और उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, होली का त्यौहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खूब रंग खेलिएगा, मज़े से खेलिएगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइएगा। जो प्रश्न आपसे पूछा जाए कोशिश करिए कि उसी प्रश्न के अनुरूप अपनी बातों को रखें। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। कीप रनिंग, बाय।